गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम एक नए चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है किशोरावस्था, जिसको अंग्रेजी में हम एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस पीरियड या किशोरावस्था। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इसमें हम उम्र के साथ साथ शारीरिक बदलाव, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, किशोरावस्था क्या है, प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य, लिंग निर्धारण, स्वास्थ्य पोषण योजना, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों के दुष्प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के कारण, परिवार कल्याण कार्यक्रम आदि हम इस एक अध्याय में पढ़ेंगे। तो पिछले एक अध्याय में हमने क्या पढ़ा? पिछले अध्याय में हमने जीवों में जनन के बारे में पढ़ा है। जीवों में जनन के बारे में हमने पढ़ा। मनुष्य तथा बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु के पश्चात ही जनन क्षमता को प्राप्त करते हैं। यह क्षमता शरीर के कुछ बाह्य तथा आंतरिक परिवर्तनों के पश्चात ही होते हैं, जिसे हॉर्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यद्यपि जन्म से ही शिशु में वृद्धि एवं विकास का परिणाम स्वरूप कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं, ये तो आपको पता ही है। परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु, 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है। क्या आती है? तीव्रता आती है। एकदम से बच्चे बढ़ने लगते हैं बहुत तेजी से, जो इस बात का संकेत है कि बच्चे किशोर अवस्था में कदम रख रहे हैं। कौन सी अवस्था में? किशोर अवस्था में, जिसको हम अंग्रेजी में एडोलसेंट स्टेज कहते हैं। एडोलसेंस कहते हैं। अब इस इकाई में हम क्या पढ़ेंगे? किशोर अवस्था में होने वाली शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि किशोर अवस्था क्या है, उसकी एक परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। वृद्धि का एक प्राकृतिक प्रक्रम है ये। क्या है ये? वृद्धि का, शारीरिक वृद्धि का, ठीक है, वृद्धि का एक प्राकृतिक प्राकृतिक प्रक्रम या प्रोसेस है ये। ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की यह अवधि या वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। क्या? कौन सी पक्वता आती है मनुष्य में या जीवों में? जनन परिपक्वता आती है। कौन सी अवस्था कहलाती है ये? इसे हम किशोर अवस्था कहते हैं। किशोर अवस्था 11-12 वर्ष से प्रारंभ होकर 11-12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से लेकर 19 वर्ष तक चलती है। 18 से लेकर 19 वर्ष तक ये चलती है। किशोर अवस्था में उम्र के साथ साथ शारीरिक बदलाव भी आते हैं। अब किशोर अवस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। बालिकाओं और बालकों की अपेक्षा किशोर अवस्था का प्रारंभ 1-2 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। इन शारीरिक तथा मानसिक बदलावों की शुरुआत बालक बालिकाओं में अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो हम अभी पढ़ेंगे कि किशोर तथा किशोरियों में किशोरावस्था के समय होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें
शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन किस अवस्था में? किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक अवस्था के बारे में हम या परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। किशोर अवस्था में होने वाला सबसे पहला हम जो अवस्था पढ़ेंगे, जो परिवर्तन पढ़ेंगे, वो है लंबाई में वृद्धि। तो पहला है हमारा पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे लंबाई। लंबाई में वृद्धि, ये पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो किशोर अवस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई देता है। इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है, जिसके कारण हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती है और बच्चा लंबा हो जाता है। ठीक है, हाथ पैर की हड्डियां जो है वो उसकी जो बढ़ाव है वो बहुत जल्दी से होता है और बच्चा लंबा हो जाता है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा ज्यादा तेजी से बढ़ती है। 18 वर्ष की आयु तक, कौन से वर्ष की आयु तक? 18 वर्ष की आयु तक, 18 वर्ष की आयु तक लड़के तथा लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई में वृद्धि कर लेते हैं। अलग अलग बच्चों में लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। किसी बच्चे की लंबाई माता पिता के जो उनसे प्राप्त आनुवंशिक लक्षणों पर निर्भर करता है, साथ ही संतुलित आहार भी लंबाई को प्रभावित करते हैं। तो ये जो लंबाई है कई लोगों में बच्चों में अलग अलग दिखाई देती है। तो ये जो लंबाई है ये माता पिता के आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिक लक्षण पर भी निर्भर करते हैं तथा संतुलित आहार, संतुलित आहार इस पर भी निर्भर करता है कि बच्चा कितना लंबा है, कितना लंबा हो रहा है या कितनी उसकी वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब दूसरी हम बात करेंगे, दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे शारीरिक बनावट में परिवर्तन। शारीरिक बनावट में परिवर्तन। शारीरिक बनावट में परिवर्तन। किशोर अवस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है, लड़कियों के कमर के निचले भाग में चौड़ाई बढ़ जाती है। तो इसमें लड़कों और लड़कियों के इस शरीर में अलग अलग तरीके से परिवर्तन आते रहते हैं। किशोर अवस्था में लड़कों का सीना, सीना जो है, जो चेस्ट है उनका, वो चौड़ा हो जाता है। ठीक है, अब लड़कियों में क्या परिवर्तन आता है? लड़कियों में क्या होता है? लड़कियों में कमर का निचला भाग, कमर का निचला भाग, निचला भाग चौड़ा हो जाता है। ठीक है, कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कों की अपेक्षा संपुष्ट एवं गठी दिखाई देती है। तो जो लड़के हैं, आपको पता है मसल वसल सब आ जाते हैं लड़कों में, है ना?
तो लड़कियों की अपेक्षा उनका शरीर जो है ज्यादा सुस्पष्ट हो जाता है और घटी दिखाई देते हैं। फिर क्या आता है अगला जो शारीरिक बदलाव आता है, वो है स्वर में बदलाव। कौन सा है? स्वर में बदलाव आता है। स्वर में बदलाव। अब जैसे किशोर अवस्था में कोई बच्चा हो तो उसकी आवाज जो है काफी भारी, तथा जो लड़कियां उस अवस्था में होती है उनकी आवाज काफी मधुर होती है। ठीक है। तो लड़कों में आवाज कैसी हो जाती है? काफी भारी हो जाती है, और लड़कियों में आवाज काफी मीठी और सुरीली हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि किशोर अवस्था में स्वर यंत्र जो होता है ना हमारा, स्वर यंत्र यानी कि लैरिंग्स, विकसित होकर बड़ा हो जाता है। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देता है, और इस उभार को कंठमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? लड़कों में जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स यानी कि जो उनका स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र कैसे उभार जाता है, उभर आ जाता है, उभार दिखाई देता है, उसे हम कंठमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठमणि कहते हैं। कंठमणि कहते हैं। और इंग्लिश में उसको एडम्स एप्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है। अब लड़कियों के स्वर में मीठी आवाज आती है उनकी, तो लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है और सामान्यतः दिखाई नहीं देती है। लड़कियों का स्वर उच्च तारव वाला हो जाता है। कैसा हो जाता है लड़कियों में? उच्च तारव यानी कि पिच वाला साउंड हो जाता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा तथा भारी हो जाता है। ओके। अब अगला लक्षण क्या है? अगला शारीरिक लक्षण देखते हैं। तीसरा हो गया स्वर में बदलाव। अगला चौथा लक्षण, फोर्थ वन, क्या है? श्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता। श्वेद, श्वेद एवं तैल ग्रंथियों में, तैल ग्रंथियों में, तैल ग्रंथियों में सक्रियता। तैल ग्रंथियों में सक्रियता आ जाती है। इसमें क्या होता है? किशोर अवस्था में श्वेत ग्रंथियां, तैल ग्रंथियों की सक्रियता जो है वो बढ़ जाती है। इन ग्रंथियों से में जो है अधिक क्रियाशील हो जाते हैं ये। तो इनके अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ लोगों में क्या हो जाता है? कुछ बच्चों में चेहरे पर फुंसियां क्या हो जाती है? चेहरे पर फुंसियां होने लग पड़ती है। आप देखते हो पिंपल पिंपल सब आ जाते हैं ना, कील मुहासे, कील मुहासे सब आने लगते हैं। तब आप पता लग जाता है कि भाई ये बच्चा तो बड़ा हो रहा है, इसके मुंह में सब कील मुहासे आ रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं। आप तरह तरह के क्रीम लगाने की कोशिश करते हो उनको हटाने के लिए, है ना। तो किशोर अवस्था में जो है श्वेत एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता जो है वो बढ़ जाती है। अगला है, अगला पॉइंट है, यानी कि अगला जो परिवर्तन आता है वो जननांगों की में जो परिवर्तन आते हैं। जननांगों की परिपक्वता। जननांगों की परिपक्वता। ये है अगला पॉइंट। तो किशोर अवस्था में
कि जो अंत होते होते मानव का जो जननांग है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाता है। लड़कों में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है। लड़कों में उनके शरीर में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है, जबकि लड़कियों में, किशोरियों में, लड़कियों में क्या होता है? अंडाशय परिपक्व हो जाता है। अंडाशय परिपक्व हो जाता है। अंडाशय परिपक्व होता है और अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं। ठीक है, तो जननांगों की परिपक्वता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शारीरिक परिवर्तन है, जिसमें लड़कों में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है लड़कों के शरीर में, और लड़कियों के अंडाशय परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं। अब मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास क्या होता है? किशोरावस्था में मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास भी होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, यानी कि सब टॉपिक ही है इसका, ये मानसिक एवं संवेदात्मक संवेदनात्मक विकास। ठीक है, मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास भी शरीर में होने लग पड़ते हैं। अब किशोर अवस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाता है, जो मानसिक विकास का सूचक है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियां किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। आपको पता होगा, आप उस उम्र में आ रहे हो तो जब कोई कुछ बोलता है तो आप जल्दी से गुस्सा हो जाते हो या बड़ी बड़ी बातें करने लग पड़ते हो, है ना? तो आपसे कोई भी कुछ कहे तो वो जल्दी से उस बात को क्या नहीं करते, जल्दी से उस बात को स्वीकार नहीं करते। वे तर्क वितर्क में अपना निर्णय लेते हैं। तर्क वितर्क में, है ना? तर्क वितर्क में वे क्या करते हैं? अपना करके वे निर्णय लेते हैं। और वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। सामाजिक, बड़े हो गए ना थोड़े से, सामाजिक कार्य में भी रुचि लेते हैं। सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेने लगते हैं। और कभी कभी उनमें असुरक्षा की भावना भी पैदा हो जाती है। क्या हो जाती है? असुरक्षा। असुरक्षा की भावना भी कभी कभी उनके मन में पैदा हो सकती है। ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण ही उत्पन्न होता है। तो ये सभी जितने भी कारण हैं, जितने भी शारीरिक लक्षण हो, मानसिक लक्षण हो, ये सभी किनके कारण होता है? जैसे जैसे शरीर बढ़ता जाता है, शारीरिक वृद्धि होती जाती है, शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में। क्या पढ़ेंगे? द्वितीयक लैंगिक लक्षण के बारे में, जिसे हम सेकेंडरी
सेक्सुअल सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, क्या है अगला? द्वितीयक, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। द्वितीयक लैंगिक लक्षण। अब भाई जननांकों के आधार पर, जननांकों के आधार पर जन्म के समय से ही शिशु को बालक या बालिका के रूप में पहचाना जाता है कि नहीं? जन्म होते ही आप बता सकते हो कि ये बच्चा लड़का है या लड़की है, क्योंकि उनके जननांकों को देखकर आप पहचान सकते हो। परंतु कुछ ऐसे लक्षण जो किशोर अवस्था के समय विकसित होते हैं, पुरुष तथा स्त्री के अंतर को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, और ऐसे स्पष्ट करने वाले अंतर को पुरुष तथा स्त्री में अंतर स्पष्ट करने वाले लक्षण, ठीक है, अंतर स्पष्ट करने वाले लक्षणों को हम अंतर स्पष्ट करने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे किशोर अवस्था में लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ तथा लड़कियों में स्तनों का विकास, लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं, लड़के एवं लड़कियों दोनों के बगल एवं झांग के ऊपर जो भाग है वहां पर भी बाल आ जाते हैं। ये सब द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। इन लक्षणों के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर के विभिन्न प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, और इन ग्रंथियों में एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जिसे हम हार्मोन कहते हैं। ठीक है, तो इन सब के लक्षणों के कारण क्या क्या है? ये कारण इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे शरीर में कई प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रवर्तन है। ग्रंथियां होती है जिसमें से रासायनिक क्या निकलते हैं? रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जिसे हम हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। तो इनके प्रवर्तन के कारण ही क्या होता है? ये सब लक्षण शरीर में आने लगते हैं। तो द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इन हार्मोनों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय भी स्थापित करते हैं। ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं। कैसी होती हैं ये? नलिका विहीन, यानी कि किसी नलिका से ये इधर उधर नहीं जाते हैं, नलिका विहीन होती हैं। नलिका विहीन होती हैं। जैसे नलिकाओं से ये जो रास पदार्थ है, जो रासायनिक पदार्थ है जिसे हम हार्मोन कहते हैं, ये नलिकाओं से नहीं जाते शरीर के अन्य भागों में, बल्कि ये नलिका विहीन होते हैं, जिस कारण स्रावित हार्मोन रक्त के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचते हैं। तो ये किनसे हार्मोन कहाँ से जाते हैं या किसके द्वारा ये अनेक अंगों तक पहुंचते हैं, विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं? रक्त द्वारा। ठीक है, रक्त में मिलकर ये अन्य
विशिष्ट अंगों तक पहुंचते हैं और अपना कार्य करते हैं। अब किशोर अवस्था में वृषण द्वारा पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है। किशोर अवस्था में पुरुषों में या किशोर अवस्था में पुरुषों में या लड़कों में क्या होता है? पुरुषों में इन जो हार्मोन्स की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये हार्मोन रिलीज करते हैं, मैंने आपको बताया। तो पुरुषों में जो हार्मोन रिलीज होता है उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये एक हार्मोन है जो वृषण द्वारा पुरुषों में स्त्राव करते हैं, जिसके फलस्वरूप लड़कों में मूछ, दाढ़ी आदि निकलते हैं। इसी तरह स्त्रियों में अंडाशय से स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन निकलते हैं। कौन सा हार्मोन? कौन सा हार्मोन स्त्रियों में कौन सा हार्मोन होता है? एस्ट्रोजन। ये अंडाशय से निकलते हैं और जिससे कि लड़कियों में स्तन विकसित होने लगते हैं। तो पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है और स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन है। टेस्टोस्टेरोन वृषण द्वारा स्रावित होते हैं और जबकि एस्ट्रोजन जो है वो स्तन द्वारा जो है अंडाशय द्वारा स्रावित होते हैं, जो स्तन विकसित होने में सहायक होते हैं। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे और लिंग निर्धारण के बारे में भी बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कक्षा और नए टॉपिक लेकर। तब तक के लिए जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।